आज का टॉपिक होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, दिस विल बी टुडेज टॉपिक। नाउ बेसिकली साइमन्स कमीशन, it was a British commission that came to India without including a single Indian. So ये जो कमीशन था, ये जो साइमन कमीशन था, this triggered one of the most important protests in freedom struggle. ये 1927 में हुआ था। अब देखिए क्या क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, हम इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इट विल बी बेटर, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ, देखिए मोन्टेगो, एक मिनट। मोन्टेगो केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑलरेडी हो गया था। मोन्टेगो केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में हुआ था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हुआ, जीओआई एक्ट ऑफ 1919। जीओआई एक्ट के 1919 के बाद एक डिसीजन लिया गया था कि इसके बाद एक कमीशन आएगा दैट विल बी सेंट 10 इयर्स लेटर। 10 इयर्स लेटर एक कमीशन आएगा जिसका काम होगा वर्किंग ऑफ रिफॉर्म्स को देखना। सो कमीशन ये देखेगा कि रिफॉर्म्स कैसे काम कर रहा है। अब इसी दौरान एक चीज होता है कि 1927 में बेसिकली 1920s में ब्रिटेन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाता है। ब्रिटेन में, एक मिनट, ब्रिटेन शोज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ब्रिटेन में दोस्तों क्या होता है कि एक इंस्टेबिलिटी का चीज देखा जाता है फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट। तब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थे, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। अब तब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी अंडर स्टैनली बॉल्डविन। स्टैनली बॉल्डविन ये तब के हेड थे। अब इसके कारण, ये इंस्टेबिलिटी के कारण 1927 मतलब 2 इयर्स प्रायर, 1929 2 इयर्स प्रायर, क्योंकि 1919 में जीओआई एक्ट हुआ था, 1919 में एक्ट हुआ था जीओआई। अब इसके 10 साल बाद तो होना था 1929 में, लेकिन एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण ये होता है 1927 में। सो 1927 में साइमन्स कमीशन लागू किया जाता है। इट वॉज हेडेड बाय जॉन साइमन, हम बोलते हैं सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। ही वॉज द वन टू हेड दिस, जॉन साइमन। अब इस कमीशन का कॉम्पोजिशन कैसा था कि टोटल 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे ब्रिटिश थे। मैं आपको एक दूसरे पेज में दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना। देखिए, देखिए साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। ये सारे के सारे ब्रिटिश थे, ऑल ब्रिटिश। तो कोई भारतीय नहीं था। और इसका कारण भी यही था कि मेन एंगर इसीलिए था, द मेन एंगर इसलिए था क्योंकि देयर वर नो इंडियंस हु वर इन्वॉल्व्ड। नो इंडियंस वर इन्वॉल्व्ड, तो इसका एक कारण था। रिकमेंडेशन क्या था साइमन कमीशन का? अगर हम देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे रिकमेंडेशन, एक मिनट। रिकमेंडेशंस क्या था कि सबसे पहली बात तो कि ये रिपोर्ट सबमिट किया गया था 1930 में। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 में। 1930 में रिपोर्ट जो था उसको सबमिट किया गया था।
तो 1930 में रिपोर्ट सबमिटेड हुआ था। अब इससे अब रिकमेंडेशंस जो था, पहला था एबॉलिशन ऑफ डायरकी। एबॉलिशन ऑफ डायरकी, जो डायरकी इतने सालों से चल रहा था, उसको हमने एट द प्रोविंशियल लेवल खत्म कर दिया। यहाँ पे डायरकी एबॉलिश कर दिया गया, और इसके साथ साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसको बढ़ावा दिया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को नए तरीके से देखा गया। ये है इसका पहला रिकमेंडेशन। सेकंड रिकमेंडेशन ये है कि सेंटर में, इन द सेंटर लेवल, इन द सेंटर लेवल डायरकी शैल कंटिन्यू। सेंटर में डायरकी कंटिन्यू होगा। इसके साथ साथ एक और था कि एक फेडरेशन नए तरीके से हम देख सकते हैं। फेडरेशन, किसका फेडरेशन? देखिए, फेडरेशन होगा ब्रिटिश इंडिया के साथ, ब्रिट इंडिया के साथ प्रिंसली स्टेट्स का। और ये जो फेडरेशन है, ये होगा ऑप्शनल। ये होगा ऑप्शनल। इससे एक और भी चीज सीखने को मिलती है कि इनका काम था मोस्टली नए तरीके से सब कुछ बनाना, या फिर मोस्टली नए तरीके से सब कुछ लाना। अब देखिए, यहाँ पे हम और भी देखेंगे। एक मिनट। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। एक फ्रेंचाइजी का एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब राइट टू वोट जो था उसका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन टू एडल्ट फ्रेंचाइज। और एक नया, एक एस्टेब्लिशमेंट भी होता है फेडरल कोर्ट का। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये एस्टेब्लिश किया जाता है, एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। अच्छा, अब भारतीयों का रिस्पॉन्स इसमें काफी महत्वपूर्ण तरीके से हम देख सकते हैं। भारतीयों का रिस्पॉन्स कि भारतीयों ने काफी दिलचस्प तरीके से इसका विरोध किया है। अब विरोध कैसे किया है हम वो भी देखेंगे। एक मिनट। ये देखिए, इंडियन रिस्पॉन्स कैसा होता है साइमन कमीशन के तहत। इंडियन रिस्पॉन्स, सबसे पहली बात तो कि एक नेशन वाइड बॉयकॉट देखा जाता है। देयर वाज अ नेशन वाइड बॉयकॉट। साइमन को बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है। और एक स्लोगन भी यहाँ पे पॉपुलर होता है कि साइमन गो बैक। ये काफी इंपॉर्टेंट एक कोट है, स्लोगन, जो कि साइमन कमीशन में सारे के सारे भारतीय एकजुट होकर बोलते थे, साइमन गो बैक। अब यहाँ पे कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था, दी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो फैक्शन था, मुस्लिम लीग, ये ओपोज करते हैं, इनका विरोध करते हैं। अलोंग विथ और भी थे, हिंदू महासभा,
हिंदू महासभा भी इसका विरोध करते हैं। इनफैक्ट द लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल्स और बिजनेस ग्रुप्स, ये सारे के सारे इस साइमन कमीशन को धिक्कार जनाते हैं। दी साइमन कमीशन was basically a failure of a commission, अगर हम बोल सके। So it was a failure of a commission. साइमन कमीशन चलता है सिर्फ इसी कारण क्योंकि ये ब्रिटिशों का लाया गया नियम था, लेकिन इन मोस्ट केसेस द साइमन कमीशन वाज डिस्कार्डेड बाय मेनी पीपल। ठीक है, तो देखिए अब इसके साथ साथ एक और भी चीज है कि जो मुस्लिम लीग था, दे अपोज द साइमन कमीशन। हाउएवर, यहाँ पे दो फैक्शंस थे, एक था जिन्ना का फैक्शन और एक था शफी फैक्शन। एक था जिन्ना का फैक्शन, दी जिन्ना फैक्शन, दूसरा था शफी का फैक्शन। नाउ ये जो फैक्शन था, ये सपोर्ट करता है साइमन कमीशन को, सपोर्ट्स। और इसके साथ साथ और भी कुछ थे, जैसे कि एक था साउथ इंडिया का जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी ये मोस्टली काम करता था साउथ इंडिया में, ये सपोर्ट करता है। एंड एंग्लो इंडियंस सपोर्ट करते हैं। तो ये तीनों फैक्शन काफी सपोर्ट करते हैं साइमंस कमीशन। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ प्रोटेस्ट्स भी देखा जाता है। देयर वर प्रोटेस्ट्स, जैसे कि पर्टिकुलरली बाय लाला लाजपत राय एक प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड February 1928 में साइमंस कमीशन इंडिया में लैंड करता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लैक फ्लैग्स, हड़ताल्स, ये सब देखने को तो मिलता है। इसके साथ साथ लाहौर में लाला लाजपत राय ना लाहौर में एक प्रोटेस्ट करते हैं, लाहौर में। ठीक है, और जो पुलिस थी अंडर जेम्स स्कॉट, उनको लाठीचार्ज करती है। सो देयर वाज जेम्स स्कॉट। ये सुपरवाइज कर रही थी पुलिस को, सुपरवाइजिंग पुलिस या फिर ऑफिसर, ये इस प्रोटेस्ट को लाठीचार्ज करते हैं। और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय भी जख्मी होते हैं। इसी के कारण हम देख सकते हैं कि 1928 के नवंबर में लाला लाजपत राय का देहांत हो जाता है। ही डाइड। इस एक इंसिडेंट से बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को असल में इंस्पिरेशन मिला था, जैसे कि भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो। और इसी के कारण ये जो थे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने इसके कारण सॉन्डर्स को मर्डर किया था। वो एक ऑफिसर थे सॉन्डर्स, ये इनको असैसिनेट किया था इन्होंने। हाँ, ये गलती थी। उनका मेन उद्देश्य सॉन्डर्स को असैसिनेट करना नहीं था, बल्कि स्कॉट को था। लेकिन स्कॉट को नहीं किया जाता है, गलती से सॉन्डर्स को असैसिनेट ये लोग कर देते। अब साइमंस कमीशन का जो इम्पैक्ट था, वो हम देखेंगे। देखिए,
साइमंस कमीशन के तहत कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ जाती है और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट भी ड्राफ्ट किया जाता है, द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट एक रिपोर्ट होगा, ये भी 1928 में ड्राफ्ट किया जाएगा, नेहरू रिपोर्ट। ये आफ्टर साइमंस कमीशन ये आता है। अब इसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि अ, एक मिनट, इसके बाद आएगा द जीओआई एक्ट 1935। ये काफी इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, द जीओआई एक्ट 1935, जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसके फीचर्स को ब्रेक डाउन करते हैं दूसरे पेज में। देखिए, सबसे पहली बात तो जीओआई एक्ट 1935 के तहत ये था कि देयर वाज अ प्रपोजल ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे येलो ले लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहला जो था वो था ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं कि एक प्रोविंसेस होगा ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस एक्ट के तहत, जीओआई एक्ट 1935 के तहत आता है, द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया और एक दूसरा पार्ट प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स। इसको थोड़ा सा और छोटा किया जाए। हाँ, नहीं तो हम वैसे भी कर सकते हैं, तो अभी के लिए ऐसा रखते हैं, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट्स का जो था वो था वॉलेंटरी सेसेशन, चाहे तो वो आ सकते हैं, वॉलेंटरी एक्सेशन। ठीक है, वॉलेंटरी एक्सेशन। इसके साथ साथ हम देखेंगे, अच्छा ये हो रहा है दी जीओआई एक्ट ऑफ 1935। ओके, जीओआई एक्ट 1935। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, द प्रिंसली स्टेट्स एक्चुअली नेवर ज्वाइंट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन, इनफैक्ट दे नेवर ज्वाइंड एक्चुअली। द प्रिंसली स्टेट्स ने कभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके कारण ये जो फेडरेशन को प्रपोज किया गया था, ये जो फेडरेशन को प्रपोज किया गया था, इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। सेकंड जो चीज था वो था डिवीजन ऑफ पावर्स। देखिए, डिवीजन ऑफ पावर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, डिविजन्स ऑफ पावर। डिविजन्स ऑफ पावर ये बोलता है कि तीन लिस्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। देयर वर थ्री लिस्ट्स, लिख देता हूँ, थ्री लिस्ट्स। बिल्कुल पहला वाला था फेडरल लिस्ट। ठीक है, बिल्कुल पहला वाला था फेडरल लिस्ट। अब फेडरल लिस्ट में क्या था, 59 सब्जेक्ट्स थे, 59 सब्स, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेवेन्यू, करेंसी, ये सब। फॉरेन अफेयर्स और हम बोल सकते हैं करेंसी। ओके, करेंसी, ये था पहला लिस्ट। दूसरा जो लिस्ट था, मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा। ठीक है, दूसरा दूसरा जो लिस्ट था वो था प्रोविंशियल लिस्ट। ये आया प्रोविंशियल लिस्ट। फेडरल लिस्ट एक था प्रोविंशियल लिस्ट। अब प्रोविंशियल लिस्ट में क्या था कि देयर वर 54 सब्जेक्ट्स। देयर वर 54 सब्जेक्ट्स, उसमें से एक था पुलिस, एक था हेल्थ, एजुकेशन। ये था प्रोविंशियल लिस्ट में दूसरा लिस्ट। और तीसरा था कॉन्करेंट। तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में थे 36 सब्जेक्ट्स।
जैसे कि सोच लीजिए मैरिज था, लॉ था। हाँ, मैरिज, लॉ, इकोनॉमी, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्करेंट। बाकी जो रेसिडुअरी पावर्स जो थे, दी रेसिडुअरी पावर्स, ये सारे के सारे रेसिडुअरी पावर्स किसके साथ वेस्टेड था? रेसिडुअरी पावर्स था गवर्नर जनरल के साथ। दी गवर्नर जनरल के साथ रेसिडुअरी पावर्स था। ये जो थ्री फोल्ड डिविजन था ना, इसके तहत हमने यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट लिस्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए थे। मतलब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का अभी का जो संविधान है, ये जो तीन लिस्ट्स हैं, हम इन्हीं तीन लिस्ट को देखते हुए यूनियन, कॉमा स्टेट, और एक है कॉन्करेंट, ये एक्चुअली आया था 1935 के जीओआई एक्ट के तहत। ठीक है, एक और भी पॉइंट था, वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमने डायरकी को खत्म कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये बोलता है, देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये बोलता है कि डायरकी को हमने एबॉलिश कर दिया है, अब प्रोविंसेस को ऑटोनोमस गवर्नमेंट्स दिया जाएगा। दी प्रोविंसेस को क्या दिया जाएगा? ऑटोनोमस गवर्नमेंट्स। ठीक है, और ये होंगे रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। देखिए, ठीक है। और फाइनली गवर्नर्स के पास स्पेशल पावर्स फिर भी था। द गवर्नर्स रिटेन स्पेशल पावर्स। अब यहाँ पे स्पेशल पावर का मतलब होगा वीटो, ऐसा। मतलब कि वीटो, उसके बाद सोचिए ऑर्डिनेंस का पावर, डिसमिस का पावर, ऑर्डिनेंस, डिसमिस, ये सारे के सारे पावर्स गवर्नर्स ने रिटेन किया था। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं, हम थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। हाँ, ये पॉइंट नोट कर लीजिए प्लीज। और फाइनली हम देखते हैं कि इसके साथ साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को पावर देने के साथ साथ डायरकी फिर भी सेंटर में जिंदा रहता है। द डायरकी एग्जिस्ट्स इन द सेंटर। डायरकी एट सेंटर। डायरकी एट सेंटर में क्या होता है? ये सब्जेक्ट्स को हम रिजर्व सब्जेक्ट्स, हाँ, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के नाम से दोनों सब्जेक्ट्स लाते हैं, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स हैंडल करते हैं गवर्नर जनरल, ओके, एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स आर हैंडल्ड बाय इंडियन मिनिस्टर्स। ये रिजर्व सब्जेक्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे कि डिफेंस, डिफेंस पकड़ लीजिए, एक्सटर्नल अफेयर्स पकड़ लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट जो थे, ये सारे के सारे, ये इंपॉर्टेंट जो थे, ये सारे के सारे विद द गवर्नर जनरल। ये पावर्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल के पास ही था। ये सिस्टम असल में कभी प्रैक्टिस में चला नहीं, यही था मेन प्रॉब्लम इसका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि देयर वाज बाई कैमेरलिज्म। बाई कैमेरलिज्म, ये भी सेंटर में था। जैसे कि फेडरल जो लेजिस्लेचर है, दी फेडरल लेजिस्लेचर, इट हैज टू बी बाई कैमरल। फेडरल लेजिस्लेचर को बाई कैमरल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों हाउस होंगे, एक होगा लोअर हाउस, एक होगा अपर हाउस। जो लोअर हाउस है, अच्छा मैं इसको लिखता हूँ लोअर हाउस को LH, ठीक है। जो लोअर हाउस है उसको हम बोलेंगे दी फेडरल असेंबली, और जो हो गए अपर हाउस, उसको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
फेडरल असेंबली या फिर लोअर हाउस में पार्टली नॉमिनेटेड पार्टली इलेक्टेड होगा, पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या होगा, पार्टली इलेक्टेड बाय पार्टली नॉमिनेटेड। ओके, एक फेडरल कोड भी लाया गया था यहाँ पे, फेडरल कोड, ये देखिए फेडरल, फेडरल कोड क्या था कि 1937 ही 1937 में ये पहला प्रोविजन आया था कि फेडरल कोड को एस्टेब्लिश किया जाए एट इंडियन सॉइल। और ये जो है ना, ये असल में एक प्रिकर्सर है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट वाज अ प्रिकर्सर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पहले यही था, फेडरल कोर्ट। इसके बाद आता है फ्रेंचाइजी, एक वोटिंग राइट्स की फ्रेंचाइजी। 10% जो पॉपुलेशन थे, अबाउट 10% जो पॉपुलेशन थे, उनको राइट टू वोट मिल गया था, राइट टू वोट उनको मिल गया था। और इसको छोड़ के मोस्टली जो फ्रेंचाइजी था वो था बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब के ऊपर, अभी भी टैक्स एटसेट्रा। सोचिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी एक बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इसके साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी लाया गया था यहाँ पे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये तो काफी आसान सा एक पॉइंट था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को। जैसे कि जो मुस्लिम्स, सिख्स, इसके बाद एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और भारतीय क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, इन सभी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी और इसको कंटिन्यू किया गया था। इट वाज कंटिन्यूड एंड एक्सटेंडेड आल्सो, कंटिन्यूड एंड एक्सटेंडेड। इससे क्या होता है कि डिवीजन डीप कर जाता है, देयर वर डिविजन्स, और भी गहरा हो जाता है। ठीक है। और फाइनली एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन का चीज। अब देखिए, हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस थे वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्ट के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, ठीक है। जैसे कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, ये सेंट्रल अथॉरिटी थे। मेन पावर सारे के सारे गवर्नर जनरल के पास ही था, मेन पावर्स जो थे वो सारे के सारे गवर्नर जनरल के पास ही था। और इनके पास जो थे उनको हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट पावर। तो सारे के सारे पावर, ये एब्सोल्यूट पावर इनके पास था। ये डिफेंस पकड़ लीजिए, फॉरेन कंट्रोल पकड़ लीजिए, एक्सटर्नल अफेयर्स, हमने अभी बात की इसके बारे में। और जो बाकी के सारे इंपॉर्टेंट इनके इनके पास थे। इसके बाद आता है प्रोविंशियल गवर्नर्स। एक था प्रोविंशियल गवर्नर्स, और प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास रेसिडुअरी पावर्स थे, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स थे। सॉरी, प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास, सॉरी, डिस्क्रिशनरी पावर्स थे। डिस्क्रिशनरी पावर्स थे। और इसके तहत आरबीआई का एस्टेब्लिश किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में। और एक इंपॉर्टेंट ये भी था कि हमने बर्मा और एडन को, देखिए बर्मा एंड एडन, इनको हमने इस एक्ट के तहत सेपरेट कर दिया इंडिया से। 1937 में ये हुआ था। ठीक है। तो क्रिटिसिज्म इस एक्ट का बहुत था, बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे इस एक्ट के। जैसे कि देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्लीज पकड़ लीजिएगा, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये डायर की सेंटर, बाइकैमरलिज्म, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कॉन्करेंट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, ये वाले, अपर हाउस लोअर हाउस है, पता है ना, ये होगा लोअर हाउस
और ये होगा अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस। इसके साथ साथ और भी थे, जैसे कि ये देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो गए, फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, काफी इंपॉर्टेंट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। और फाइनली हम देखेंगे कि क्रिटिसिज्म्स क्या है, यही लास्ट टॉपिक होगा आज का, कि क्रिटिसिज्म्स इस एक्ट का क्या है। एक ये था कि देयर वाज नो रियल ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर को ट्रांसफर नहीं किया गया था, सिर्फ दिखावट था। क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे उनके पास एब्सोल्यूट पावर था, तो गवर्नर जनरल क्या था इन वन सेंस, डिक्टेटर। सारे के सारे पावर्स तो गवर्नर जनरल के पास ही था ना, तो ये डिक्टेटर थे। फेडरेशन जो था, फेडरेशन जो था ना, फेडरेशन फेल कर जाता है, फेडरेशन कुछ काम नहीं करता, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स है, ये प्रिंसली स्टेट्स, ये क्या, ये नकार जाते हैं, ये मुखर जाते हैं, द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन। डायरकी जो था एट सेंटर, द डायरकी एट सेंटर, ये काम चलाऊ नहीं था, डायरकी एट सेंटर डिड नॉट वर्क। और इसको छोड़ के एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जैसे कि फ्रेंचाइजी, द वोटिंग राइट्स जो था फ्रेंचाइजी, ये लिमिटेड था, फ्रेंचाइजी लिमिटेड। कैसे लिमिटेड था देखिए, सिर्फ 10% इंडियंस का वोट का राइट्स था, ओनली 10% इंडियंस हैड वोटिंग राइट्स। और देखा जाता है कि इसका मतलब होगा कि सिर्फ एक आउट ऑफ 10 इंडियंस, सिर्फ एक आउट ऑफ 10 इंडियंस वोट कर सकेंगे, 1 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, इसके कारण ये एक्ट का ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। सिग्निफिकेंस ऐसा है कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और अगर आप सही से देखें इस एक्ट में, तो देखिएगा कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये यूनियन, ये वाला, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, हाँ, ये प्रोविंशियल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये असल में एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको देख के हम हमारे इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है इन्हीं के बेसिस के ऊपर, ये एक पार्ट था। एक और पार्ट ये भी था कि इसको छोड़ के फेडरल कोर्ट, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं एफसीआई लिखता हूँ, जो कि आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट है, इसको बनाया गया था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको छोड़ के जैसे कि देखिए आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था, आरबीआई एस्टेब्लिश्ड, है ना, 1935 में, इसी एक्ट के तहत। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी था इसके साथ साथ, इन सभी के साथ साथ, कि एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर हम देख सकते हैं एट सेंटर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हम देख सकते हैं कहाँ पे, सेंटर। तो ये काफी दिलचस्प पॉइंट है। अब सही तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने किताब के पॉइंट्स को भी देखते हैं। देखिए सही क्यों नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो ऑटोनॉमी था, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था ना, द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये एक्चुअली फ्लॉट था, इट वाज फ्लॉट। बट फिर भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को हमने इंट्रोड्यूस किया था इस एक्ट के तहत, और 1937 से 1939 में यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी काम करता है। ओके, तो हम देख सकते हैं, ये देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में लिखा है, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एट यूनिट्स। ये देखिए 3 लिस्ट होता है, फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर्स, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के लिए 54 आइटम्स से, कॉन्करेंट लिस्ट आता है 36 आइटम्स के लिए। ये हमने लिखा है अभी थोड़ी देर बाद, ये 54 है, यहाँ पे 36 लिखा है, 36, और इसके ऊपर ये देखिए 59 सब्स लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो एडॉप्शन होता है डायरार्की का एट सेंटर। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि देयर वाज अ
एबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ये देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये एक्ट क्या इंट्रोड्यूस करता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस, दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। 1937 में आता है एक्ट में, डिसकंटिन्यूड भी हो जाता है 1939 में। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एडॉप्शन होता है डायरार्की का एट सेंटर। फेडरल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है रिजर्व सब्जेक्ट्स में, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। अब ये जो एक्ट का प्रोविजन था, ये कभी भी ऑपरेशन में, मतलब ये कभी भी एक्टिव नहीं हुआ, ये कभी भी एक्टिव हम नहीं देख पाए। इट वॉज नेवर एक्टिवेटेड। ठीक है। द लेजिस्लेचर्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस को हमने बाइकैमरल कर दिया, जैसे कि हमने बोला गया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। एक अपर हाउस किया गया और एक लोअर हाउस किया गया, और इसके साथ साथ देयर वर मेनी रेस्ट्रिक्शंस दैट वर प्लेस्ड ऑन देम। एक और भी चीज है कि, एक मिनट, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। हमने बात की थी इसके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सारे के सारे सेपरेट इलेक्टोरेट से डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, एससीज के लिए, वुमेन के लिए, लेबर्स के लिए। इसके साथ साथ बाकी भी थे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मुस्लिम, सिख्स, इनके लिए भी था। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत लागू हुआ था। उसको हमने एबॉलिश कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया था बाय जीओआई एक्ट 1935। एबॉलिशमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या दिया गया था? प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड कर दिया गया, 10% टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिला। एस्टेब्लिशमेंट में क्या हुआ? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, और एक इसके साथ साथ एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज का भी ऐलान। रिजर्व बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया। और क्या होता है, चलिए, ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हम देखते हैं। और फाइनली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। यही है, यही है इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने लिखा दिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स इस वाले पेज में आपको मिलेंगे। ये लक्ष्मीकांत का पेज नंबर शायद 63 है। लक्ष्मीकांत का पेज नंबर होगा ये 63। आप चेक कर लेना अपनी किताब में, इसको देखना। तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। और यही पॉइंट्स को हम देखते हैं एज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये पॉइंट्स को आप लोग नोटिस कर लेना, और इसके साथ साथ ये सारे के सारे जो एक मिनट, ये सारे के सारे पॉइंट्स भी लिख लेना कि गवर्नर्स के पास क्या पावर था, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते हैं। वीटो पावर्स थे, ऑर्डिनेंस थे, डिसमिसल पावर्स थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स था, ऑटोनोमस गवर्नमेंट्स के पास कॉन्करेंट में 36 सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे थे 59 सब्जेक्ट्स, और ऊपर थे इन द फेडरल लिस्ट 59 सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल लिस्ट में थे 54 सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये भी याद रखना। हम देखेंगे कि डायरार्की आता है सेंटर में, रिजर्व सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, बाइकैमरलिज्म एट सेंटर। ये प्लीज याद रखना, लोअर हाउस और अपर हाउस, एक को बोला जाता था, लोअर हाउस को बोला जाता था फेडरल असेंबली, और अपर हाउस को बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या था? पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड। यहाँ पे क्या था? पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड। ये फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आएगा फेडरल कोर्ट। हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। फेडरल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है। कब एस्टेब्लिश किया गया था? इन 1937। ओके। फेडरल फ्रेंचाइजी था, 10% ऑफ द पॉपुलेशन वर गिवन राइट टू वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 10 इंडियंस हैड द पावर टू वोट। 1 आउट ऑफ 10 इंडियंस वोट कर पाते थे। तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, सभी के लिए सेम नहीं था। वो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर ये सारे के सारे बेस करके हम देख सकते हैं। इसके बाद डेफिनेटली देवर सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यूड था, एक्सटेंड भी किया गया था इसको, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, मतलब कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को
बढ़ावा दिया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम देख भी सकते हैं इसको। और उसके बाद फाइनली आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। गवर्नर जनरल के पास सेंट्रल अथॉरिटी रहता है, यानी कि एब्सोल्यूट पावर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पावर्स गवर्नर जनरल के पास ही रहता है। और हम देख सकते हैं कि बर्मा और एडन को हमने यहाँ से सेपरेट कर दिया था फ्रॉम इंडिया। हमने यहाँ से यहाँ पे तोड़फोड़ करके बर्मा और एडन को सेपरेट कर दिया था 1937। और प्रोविंशियल गवर्नर्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स को हमने क्या दिया था, डिस्क्रिशनरी पावर्स। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1935 में। और क्रिटिसिजम्स क्या था, क्रिटिसिजम्स एक ये था कि कोई असली ट्रांसफर पावर का नहीं हुआ, ये सब आपका दिखावा है, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास मेन पावर्स था, सो ही रिमेन द डिक्टेटर। क्योंकि भाई जिसके पास डिफेंस पावर का रहेगा, जिसके पास डिफेंस का पावर रहेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स का पावर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स है, ये सारे के सारे गवर्नर जनरल के पास थे। इसका मतलब ही हैड द एब्सोल्यूट पावर। फाइनली द फेडरेशन फेल्ड, प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, डायर कैट सेंटर काम नहीं किया, इट डिड नॉट वर्क, नॉट वर्क। और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी, जैसे कि हमने बोला कि 1 आउट ऑफ 10 इंडियंस हैड द पावर टू वोट। तो ये सारे के सारे मिलके हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 मिलता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए ये दिखाता हूँ आपको, आप देखना प्लीज, ये देखिए। और जो पेज नंबर है 63, वहां पे प्लीज नोट्स बनाना, ओके। तो ये सब प्लीज लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके लिखिए। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट को देखे ही इंस्पायर्ड होता है। और इसके बाद हम देखेंगे ये सब पॉइंट। देखो, ये है फेडरल कोर्ट, है ये है फेडरल कोर्ट और ये है सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट वाज द प्रिकर्सर टू द सुप्रीम कोर्ट, इट वाज द प्रिकर्सर टू द सुप्रीम कोर्ट। ये सब लिखिए। ये है पार्टली इलेक्टेड, अच्छा ये एन है, हाँ ये होगा एन, पार्टली नॉमिनेटेड, पार्टली इलेक्टेड, पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, सेम चीज ऑलमोस्ट। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, यूरो, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, एससीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। और फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हम लाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, गवर्नर जनरल रिमेन्स द सेंट्रल अथॉरिटी, बर्मा एक्ट 18, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास डिस्क्रिशनरी, अच्छा ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स ना, ये ना वाइड थे, हाँ देयर वर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स दैट वर वेस्टेड इन द प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स, ठीक है। और फाइनली क्रिटिसिजम्स लिखना, क्रिटिसिजम्स, क्रिटिसिजम्स लिखना, हाँ। देयर वर नो रियल ट्रांसफर ऑफ पावर, फेडरेशन ने फेल कर गया था, डायर के सेंटर डिड नॉट वर्क। और ये एक सिग्निफिकेंस ये था कि दिस एंटायर एक्ट, द जीओआई एक्ट ऑफ 1935, क्या था ये, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि इस आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे बेसिकली जीओआई एक्ट 1935 से बहुत सारे लॉज एंड प्रोविजंस को हमने एक्चुअली कॉपी किया था। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से बहुत सारे एक्ट्स को हमने कॉपी किया था, ठीक है। फेडरेशन फेल, डायरेक्टेड सेंटर फेल, डिड नॉट वर्क, फ्रेंचाइजी लिमिटेड था, यही था इनका क्रिटिसिज्म, ठीक है। और इसको छोड़ के बोला जाए तो एक एक सिग्निफिकेंस ये भी होगा इसके साथ साथ, ये तो पहला पॉइंट होगा सिग्निफिकेंस का। दूसरा पॉइंट ये भी होगा कि इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यही था, यही था। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप प्लीज इसको कॉपी करते जाइए, कॉपी करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
अगर आपका खत्म हो गया होगा तो इस वाला पार्ट भी लिख लीजिए। एंड आफ्टर दिस शायद ये आज के लिए इनफ है, बहुत बड़ा भी वीडियो हो रहा है, तो इस वाले पॉइंट्स को भी देखना। अगले दिन वी विल स्टार्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये काफी दिलचस्प एक चीज है, हम देख सकेंगे कि इससे, क्योंकि ये चैप्टर का एंडिंग होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगले दिन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इन 1947 को हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। रुकिए, ये वाला भी आप लोग प्लीज कॉपी कर लो। ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि हमने बात की था साइमन कमीशन में, ये सारे के सारे प्लीज आप लोग कॉपी कर लो। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मेन एंगर वाज नो इंडियंस। एक मिनट, तो ये एक होगा, ये भी एक पॉइंट आप बना सकते हैं यहाँ से कि कब हुआ था, कैसे हुआ था। उसके बाद ये सब तो आशा करता हूँ आप लोगों का हो ही गया होगा। तो हम्म, तो आशा करता हूँ आप लोगों का ये वाला भी कंप्लीट हो गया होगा। ये पॉइंट्स आप ऐसे भी बना सकते हो, अपनी कॉपीज में भी लिख सकते हो, किताब में तो जगह शायद नहीं होगी। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। ठीक है, चलिए, बाय।